तो आओ इस वीडियो में हम अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर को जानने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में क्या अंतर है। ठीक है, तो आवाज और सब सही है। तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में क्या अंतर होता है। अभी तक तो हमने अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बारे में ढेर सारी जानकारी प्राप्त की और आपको इसका जो है रे डायग्राम भी अच्छी तरह से याद होगा। तो बस उसी पे सब खेला है। ठीक है, और इस वीडियो में बहुत मजा भी आने वाला है। ओके, तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर क्या होता है, बहुत ही आसान है। ठीक है, तो हमने अभी तक जितना भी कॉन्सेप्ट पढ़ा है, जितना भी हमने पढ़ा है, बस उसी के आधार पे हम क्या करेंगे, इसमें अंतर को देखेंगे। ठीक है, और अगर आप अभी तक हमारा पीछे का वीडियो, इससे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उस वीडियो को शुरू से देख लें। ठीक है, और मैं उस वीडियो का लिंक भी जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आप वहां से भी उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए एक तरफ हम अवतल दर्पण लिखते हैं, अवतल, और इधर उत्तल। दोनों में अंतर क्या है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। ठीक है, चलिए अच्छा, सबसे पहले तो सर बताए ही थे ना, क्लास में बताए थे ना कि इसका डेफिनेशन तो पता ही है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में। तो इसका डेफिनेशन क्या होता है, सबसे पहले अवतल दर्पण का डेफिनेशन क्या होता है, एकदम आसान है। सबसे पहले उसी पे हम अंतर जानेंगे। अच्छा, अवतल दर्पण का डेफिनेशन क्या होता है, अवतल दर्पण किसको कहा जाता है, अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण तो जिस दर्पण को हम क्या करते हैं, बाहर से रांगते हैं। ठीक है, वो अवतल दर्पण होता है। और जिस दर्पण को हम क्या करते हैं, हमने अंदर से रांग दिया, तो वो दर्पण क्या कहलाता है, आपका उत्तल दर्पण कहलाता है। ठीक है, तो सबसे पहला अंतर हम लिख सकते हैं, सबसे पहला, ठीक है, कि अवतल दर्पण को जो है, अवतल दर्पण के बाहरी भाग को रांगा जाता है या उभरे हुए भाग को रांगा जाता है, और उत्तल दर्पण के आंतरिक भाग को रांगा जाता है या फिर धंसे हुए भाग को रांगा जाता है। ठीक है ना, तो पहला अंतर तो ये आ गया। ठीक है, इसके हम क्या करते हैं, इसके बाहरी भाग को रांगते हैं, और इसका क्या करते हैं, इसका हम आंतरिक भाग रांगते हैं। रंगते हैं। ठीक है, तो पहला तो अंतर ये हो गया। ठीक है, चलिए दूसरा अंतर क्या हो जाएगा, दूसरा अंतर क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए दर्पण को हम यहाँ पे थोड़ा सा छोटा बनाएं। ओके, ये अवतल रहा आपका, और ये इसको ऐसे भी हम बना सकते हैं, ये आपका उत्तल रहा। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा, अच्छा, इसका परावर्तक सतह जो है, अवतल दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ होता है ना। अवतल दर्पण का इसका परावर्तक सतह क्या होता है, परावर्तक सतह धंसा हुआ है। और अगर उत्तल दर्पण की बात की जाए तो उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह कैसा है, ये उभरा हुआ है, और इसका परावर्तक सतह कैसा था, धंसा हुआ था। ठीक है, तो इसका परावर्तक सतह जो होता है, उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह उभरा हुआ होता है। परावर्तक का सतह कैसा होता है, उभरा होता है। परावर्तक सतह जो है ये कैसा होता है, उभरा होता है। ठीक है, दो अंतर हुआ। ठीक है, और चलिए तीसरा अंतर देखते हैं, तीसरा अंतर क्या हो जाएगा। ठीक है, आइए, अच्छा, अगर हम अवतल दर्पण की बात करें, ठीक है, तो अवतल दर्पण में जो होता है, अवतल दर्पण में जो होता है, यह वस्तु का छोटा और बड़ा दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। छोटा भी बनाता है और बड़ा भी बनाता है कि नहीं। अच्छा, इस दर्पण में अगर हम देखें, अगर आपको याद होगा, तो हम वस्तु को क्या करते थे, वस्तु को हम विभिन्न जगह पे रखते थे। ठीक है ना, चलिए, अगर ये आपका एफ हो गया और ये, इसको हम सी मानते हैं। ठीक ना, तो इसका प्रतिबिंब किस प्रकार बनाता था, ये दर्पण प्रतिबिंब किस प्रकार से बनाता था, प्रतिबिंब ये कुछ इस प्रकार से बनाया करता था, है कि नहीं। मतलब छोटा भी बनाता था और
इस ये प्रतिबिंब क्या करता था, बड़ा भी बनाता था, बड़ा भी प्रतिबिंब बनाता था और छोटा भी प्रतिबिंब बनाया करता था। इस तरह से आपको हम बताए भी थे ना, इस तरह से हम चर्चा किए थे ना। आइए देख लेते हैं फिर से। हम एक बार वस्तु को अनंत में रखे थे, उसके बाद हमने क्या किया था, पी और, ये आपका पी है, पी और अनंत के बीच रखा था, ठीक है। और इसमें प्रत्येक स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बन रहा था, छोटा बन रहा था, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं। ओके, तो अवतल दर्पण क्या करता है, अवतल दर्पण वस्तु का छोटा और बड़ा, छोटा प्रतिबिंब बनाता है, छोटा भी बनाता है और बड़ा भी बनाता है। और इसकी बात की जाए, अगर उत्तल दर्पण की बात की जाए, तो उत्तल दर्पण वस्तु का हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है। कैसे बनाता है, छोटा प्रतिबिंब बनाता है ना। चलिए, अच्छा इसी पे आधारित हम क्या कर सकते हैं, एक और अंतर ले सकते हैं कि अवतल दर्पण जो होता है, अवतल दर्पण वस्तु का सीधा और उल्टा दोनों तरह का प्रतिबिंब बनाता है। सीधा भी बनाता है ना, सीधा बस एक ही स्थिति में बना रहा था, और उल्टा भी बनाता है। ओके, और ये क्या करता है, ये वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। कैसा बनाता है, उत्तल दर्पण सीधा बनाता है, ठीक है। और ये सीधा का मतलब क्या है ना, मतलब ये वस्तु का आभासी और वास्तविक, आभासी और वास्तविक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। अगर वस्तु सीधा है मतलब आभास, सीधा है मतलब आभासी है, और उल्टा है मतलब वास्तविक है। और ये वस्तु का हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनाता है, आभासी प्रतिबिंब बनाता है कि नहीं। उत्तल दर्पण वस्तु का हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनाता है, आभासी प्रतिबिंब बनाता है। ओके, चलिए आइए अब 6 अंतर की बात करें। छठा अंतर इसका क्या हो जाएगा, अच्छा इसकी अगर बात की जाए, इसकी फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या की बात की जाए, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी भी बाएं साइड और वक्रता त्रिज्या भी बाएं साइड। तो अवतल दर्पण की जो है फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों क्या होगा, ऋणात्मक होगा। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या आर, ये दोनों का दोनों क्या होगा, ऋणात्मक होगा, है कि नहीं, ऋणात्मक होगा। और अगर इसमें हम छठे अंतर की बात करें, तो इस दर्पण की, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता, फोकस भी इसका इस तरफ होता है और वक्रता त्रिज्या भी इस तरफ होता है। तो आपका फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा, धनात्मक होगा, ठीक है। ये तो हो गया छठा अंतर, ठीक है। चलिए 7वां अंतर और हम क्या देख सकते हैं, ठीक है, इसी से हम देखेंगे, और भी अंतर आएगा तो और देखते हैं। ओके, चलिए अभी तक तो हमने 6 अंतर को देखा, क्या और भी कोई अंतर आ सकता है ना। चलिए अब थोड़ा सा प्रतिबिंब के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, प्रतिबिंब जो होता है ये छोटा भी बनाता है और बड़ा भी बनाता है, वास्तविक भी बनाता है और आभासी भी बनाता है, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं ये जो होती है, नेक्स्ट अंतर के बारे में थोड़ा सा, ये थोड़ा कॉन्सेप्ट वाली बात है, 7, ठीक है। देखिए, अवतल दर्पण को जो है, अवतल दर्पण को हम अभिसारी दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिसारी दर्पण कहा जाता है इसको, अभिसारी दर्पण कहा जाता है, अभिसारी इसको दर्पण इसको कहा जाता है, ठीक है। और इस दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अपसारी दर्पण का कहा जाता है, ठीक है। अभिसारी और अपसारी किरणपुंज का परिभाषा पढ़े है ना, इसको अपसारी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, चलिए इस पे विचार करते हैं। क्योंकि ये जो आपका अवतल दर्पण होता है, ये अवतल दर्पण जो होता है, ये प्रकाश की किरण को किस प्रकार प्रवर्तित करता है, हम देखते हैं कि ये प्रकाश की किरण आती है और इस तरह से लौट के चली जाती है, इस तरह से टकरा करके चली जाती है, आती है, इस तरह से चली जाती है, ठीक है, इस तरह से। और अगर हम उत्तल दर्पण की बात की जाए, तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि प्रकाश की किरण आई इस तरह से और इस तरह से जाती है, इसको हम इस तरह से पीछे बढ़ाते हैं, ठीक है। फिर इस तरह से यहाँ आई, ऐसे जाती है, इसको हम इस तरह से पीछे उठाते हैं, तो इस तरह से ये लौटती है, फिर ऐसे, हाँ, तो ये इसको हम ऐसे पीछे बढ़ाते हैं, ये आपका एफ होता है, ठीक है। अच्छा, ये गलत बन गया है थोड़ा ना, ओह सॉरी,
इसमें प्रकाश का परावर्तन कुछ इस तरह से होता है। अगर ये आपका मुख्य अक्ष है, प्रकाश की किरण ऐसे आती है और इस तरह से चली जाती है, फिर ये ऐसे आती है, इस तरह से जाती है। ओके, ये आपका एफ होता है। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, अवतल दर्पण में हम देख रहे हैं इसमें प्रकाश की किरण क्या हो रही है, एक बिंदु से यहाँ से क्या हो रही है, प्रकाश की किरण एक बिंदु से निकल करके क्या हो रही है, अच्छा प्रकाश की किरण इसमें क्या हो रही है, प्रकाश की सभी किरणें जो हैं एक ही बिंदु पे आके मिल रही है। दर्पण से परावर्तन के बाद एक ही बिंदु पे आके क्या हो रही है, मिल रही है। ठीक है, प्रकाश की सभी किरण एक बिंदु पे आके मिल रही है। और प्रकाश की किरण जब प्रकाश की सभी किरणें अगर एक ही बिंदु पे आकर मिलती है तो उसे हम क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज कहा करते थे, तो इसको हम क्या कह देंगे, अभिसारी दर्पण कहेंगे। ठीक है, और इसमें प्रकाश की किरण एक बिंदु से निकलता हुआ प्रतीत हो रहा है, सभी प्रकाश का किरण एक बिंदु से निकलता हुआ प्रतीत हो रहा है। ठीक है, नहीं निकलता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो इस किरण, तो इसीलिए हम इस दर्पण को क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहेंगे। क्या कहा जाता है, अपसारी दर्पण। ठीक है, अब थोड़ा हम मैग्निफिकेशन की बात कर लेते हैं। किसका, मैग्निफिकेशन की, जो आपका अंतिम 8वां अंतर होगा। ठीक है, कौन सा, 8वां अंतर देखते हैं। 8वां अंतर क्या होता है, मैग्निफिकेशन मतलब आवर्धन। ठीक है, आवर्धन क्या होता है भाई, आवर्धन क्या होता है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के ही अनुपात को क्या कहा जाता है, आवर्धन कहा जाता है। या फिर प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। m बराबर होता है आपका h2/h1, जहाँ h1 होता है आपका वस्तु की ऊंचाई और h2 होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई। या फिर m बराबर आपका होता है -v/u। ठीक है, जहाँ v आपका होता है वस्तु की दूरी और u होता है प्रतिबिंब, सॉरी v होता है प्रतिबिंब की दूरी और u होता है वस्तु की दूरी। ठीक है, तो अगर हम, और ये आपका क्या करता है, आपका मैग्निफिकेशन आवर्धन बताता है कि वस्तु का प्रतिबिंब जो है वस्तु से छोटा बन रहा है या फिर बड़ा बन रहा है। ठीक है, और उसी आधार पे हम क्या करते हैं, आवर्धन की कल्पना करते हैं। ठीक है, तो अगर बात की जाए अवतल दर्पण की, तो अवतल दर्पण का जो मैग्निफिकेशन होता है, इसका आवर्धन जो होता है, इसका आवर्धन एक से कम भी हो सकता है और एक से अधिक भी हो सकता है और एक भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है, एक से कम भी हो सकता है और एक से अधिक भी हो सकता है और एक के बराबर भी हो सकता है। ठीक है, मतलब अगर इसके आवर्धन की बात की जाए तो एक से कम भी हो सकता है, एक के बराबर भी हो सकता है और एक से अधिक भी हो सकता है, अधिक भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन अच्छा एक कब होगा, आवर्धन एक कब होगा, जब प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई हमेशा क्या होगी, बराबर, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई क्या होगी, बराबर होगी। मतलब जब वस्तु को हम कहाँ पे रखेंगे, वक्रता केंद्र पे रखेंगे। ठीक है, और अगर इसकी बात की जाए, उत्तल दर्पण की बात की जाए, तो उत्तल दर्पण का जो आप खुद सोच भी लिए होंगे क्या, कि उत्तल दर्पण का जो मैग्निफिकेशन होगा ये हमेशा के तो क्या होगा, एक से कम होगा। क्या होगा, एक से कम होगा। क्यों एक से कम होगा, क्योंकि ये प्रतिबिंब हमेशा क्या करता है, वस्तु से छोटा बनाता है। ठीक है, अगर मान लिया जाए कि अगर वस्तु की ऊंचाई अगर 10 सेंटीमीटर है, तो ये क्या करेगा, ये इसका प्रतिबिंब जो होता है, प्रतिबिंब लगभग 7 सेंटीमीटर का बनाएगा, इस तरह का बना सकता है। तो एच अगर हमको ये प्रतिबिंब, ये वस्तु की ऊंचाई है, ये प्रतिबिंब की ऊंचाई है, तो H2/H1 होता है ना, क्या आ जाएगा, 7/10, एक से कम आ रहा है, 0.7 आ रहा है। ठीक है, तो समझ में आ रही है ना। तो इसका मैग्निफिकेशन जो होता है, मतलब आवर्धन एक से कम होता है उत्तल दर्पण का, और अवतल दर्पण का मैग्निफिकेशन एक से अधिक होता है। ठीक है, तो चलिए, ये तो बहुत ही आसान सी बात थी, हाँ, और बहुत ही छोटा सा बात था, इसमें कहीं कुछ है नहीं। आप इसे नोट करना चाहें तो नोट कर लें अच्छी तरह से। चलिए, अच्छा अब थोड़ा सा एक बहुत ही आसान सा टॉपिक है। ठीक है, और वो आपका क्या है, बहुत ही आसान टॉपिक है कि हम अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण को कैसे पहचानेंगे। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण को पहचानना है, उसकी पहचान करना है, और उसका एक दो कंडीशन है ना, दर्पण की पहचान। ओके, चलिए, समतल 3 दर्पण है, समतल दर्पण,
अवतल और उत्तल। ठीक है, इस तीनों दर्पण की पहचान करना है। कंडीशन क्या है, कंडीशन आपको दो दिया हुआ है। ठीक है, आपको दो कंडीशन दिया हुआ है, और वो कंडीशन क्या है कि सबसे पहला कंडीशन है कि आपको दर्पण को बिना छुए पहचानना है। कैसे? बिना छुए पहला कंडीशन है, और दूसरा कंडीशन है आपको छू के पहचानना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले, हाँ अच्छा, सबसे पहले चलिए पहले छू के पहचानना पसंद करेंगे या बिना छू के ना? चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, छू करके पहचानना पसंद करते हैं। पहले छू के देखते हैं, उसके बाद बिना छुए पहचानेंगे। तो पहले सबसे हम क्या करते हैं, छू के, टच करके ना देखते हैं। छू करके समतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण को कैसे पहचानेंगे। ठीक है, तो ये तो बहुत ही आसान सी बात है। चलिए तीनों दर्पण सबसे पहले हम बना लें। ओके, तीनों दर्पण हम बना लेते हैं ना। ये आपका हो गया अवतल दर्पण, और ये आपका हो गया उत्तल दर्पण। ठीक है, प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। अच्छा, छू के कैसे पहचानेंगे, तो छू करके पहचानने के लिए हम क्या करेंगे, तो आप मान लीजिए कि आपकी आंख में पट्टी बांध दिया गया है। क्या बांध दिया गया है? पट्टी बांध दिया गया है। ठीक है, मतलब सर आपको क्या किए हैं, दर्पण के बारे में, दर्पण की परिभाषा तो अच्छी तरह से पढ़ा दिए हैं। क्या पढ़ाए हैं? दर्पण की परिभाषा कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल होता है उसको हम समतल दर्पण कहते हैं। जिस दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ होता है उसको अवतल दर्पण कहते हैं, और जिस दर्पण का परावर्तक सतह उभरा हुआ होता है उसको उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है, और समतल दर्पण को हम किसी एक तरफ से रांग देंगे, और अवतल दर्पण को हम उभरे हुए भाग को रांगेंगे, और अवतल दर्पण के हम धसे हुए भाग को रांगेंगे। तो बस इसी पे इसको पहचानना है। ठीक है, परिभाषा ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो बताइए समतल दर्पण को हम कैसे पहचानेंगे। ठीक है, तो आते हैं हम और बारी बारी से इस तीनों दर्पण को हम छू के देखते हैं। क्या करते हैं? छू के देखते हैं। ठीक है, तो छूने के बाद अगर हम क्या करते हैं, इसको छूते हैं, छू रहे हैं। ठीक है, एकदम ऊपर से नीचे तक छू रहे हैं। तो छूने के बाद अगर इसका सभी भाग ऊपर से नीचे तक पूरा का पूरा अगर बराबर लगे, एकदम प्लेन लगे, तो वो दर्पण आपका क्या होगा? समतल दर्पण होगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। आपके सामने जो है तीनों दर्पण रखा हुआ है, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और बगल वाले दर्पण को हम क्या करते हैं, छू के देखते हैं। ठीक है, छू करके देखते हैं। आंख में आपका पट्टी बांधा हुआ है, छू के देखते हैं। चलिए छू के देखते हैं। और अगर आपको मान लीजिए कि इसका परावर्तक सतह कुछ धंसा हुआ लगे, ठीक है, मतलब ये जो चमकीला सतह है, ठीक है, अच्छा ये रंगा हुआ है तो ये थोड़ा थोड़ा खरखर भी हो सकता है। ठीक है, तो छू के देखेंगे, और छूने के बाद अगर इसका जो आपका परावर्तक सतह है, मतलब चमकीला सतह जो है, एकदम प्लेन सरफेस जो है, वो धंसा हुआ अगर हो, कैसा हो? धंसा हुआ हो। ठीक है, धंसा हुआ भाग अगर ज्यादा चिकना अगर लगेगा, ठीक है, तो वो आपका परावर्तक सतह होगा। तो वो कौन सा दर्पण होगा? आपका अवतल दर्पण हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद थोड़ा और आगे हम बढ़ेंगे और दर्पण को छू के देखेंगे। ठीक है, चलिए जैसे ही दर्पण को हमने छुआ तो इसका जो उभरा हुआ भाग है, इस तरह से हम देखते हैं कि ये उभरा हुआ है और इस तरह से धंसा हुआ है। अगर इस तरफ से हमने छुआ, ठीक है, दर्पण को इस तरफ से छुआ, ये थोड़ा सा खरखर लग रहा है। ठीक है, क्योंकि इस तरह से रंगा हुआ है। अभी इस तरफ से छू के देखते हैं, और इस तरफ से छू के देखेंगे, और ये उभरा हुआ है। ठीक है, और एकदम प्लेन भी है। तो इस दर्पण को हम क्या कह देंगे, मगर इस दर्पण को हम क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण कहेंगे। आपका उत्तल दर्पण है। तो छू करके हमने कैसे पहचाना? अगर परावर्तक सतह समतल है तो समतल दर्पण होगा। अगर परावर्तक सतह छू के देखने के बाद लगता है कि धंसा हुआ है तो आपका अवतल दर्पण है। और छू के देखने के बाद अगर आपको लगता है कि ये परावर्तक सतह कैसा है, उभरा हुआ है, तो आपका कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण है। ठीक है, चलिए अब सेकेंड कंडीशन क्या है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। बिना छुए पहचानना है। ठीक है, बिना छुए, विदाउट टचिंग ना, विदाउट टच। अब टच नहीं करना है, छूना नहीं है। ठीक है, आंख भी आपका खोल दिया गया है, अब आंख बंद किया हुआ नहीं है। ठीक है, और आपको दर्पण के बारे में अच्छी तरह से बताया गया है, दर्पण के बारे में पढ़ाया गया है। ठीक है, आपको बस प्रतिबिंब के बारे में अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए कि कौन सा दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, तीनों दर्पण को हम क्या करते हैं,
अपने सामने रखते हैं, किसी टेबल पे रख देते हैं, आसपास में रखते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, तीनों दर्पण के सामने हम बारी बारी से क्या करते हैं, एक वस्तु को लाते हैं बारी बारी से। सबसे पहले हमने समतल दर्पण के सामने वस्तु को लाया, ठीक है। तो जब हमने समतल दर्पण के सामने, सॉरी समतल दर्पण पहले हम इसको नहीं बोलेंगे, पहले कैसे नाम ले देंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, यह प्लेन मिरर है, तो हम एक दर्पण के सामने क्या करते हैं, एक वस्तु को लाते हैं, ठीक है। और जब वस्तु को हम लाते हैं तो हम देखते हैं कि जैसे जैसे हम वस्तु को आगे बढ़ा रहे हैं उसी तरह से उसका प्रतिबिंब भी क्या हो रहा है, ना ही छोटा हो रहा है ना ही बड़ा हो रहा है। और जैसे जैसे हम वस्तु को आगे बढ़ाते जा रहे हैं उसका प्रतिबिंब भी क्या हो रहा है, आगे बढ़ते जा रहा है, उसका प्रतिबिंब भी आगे बढ़ते जा रहा है, आपके तरफ आते जा रहा है। और वस्तु ना ही छोटा हो रहा है ना ही बड़ा हो रहा है, ठीक है। मतलब वस्तु का आकार प्रतिबिंब के आकार के बराबर है और वस्तु की गति भी प्रतिबिंब की गति के बराबर है, ठीक है। तो उस दर्पण को हम क्या कह देंगे, समतल दर्पण कह देंगे। तो आपका कौन सा दर्पण होगा, समतल दर्पण होगा। फिर हम क्या करते हैं, अब हमने क्या किया, वस्तु को अब हम अगले दर्पण के सामने लाते हैं, ठीक है। अगले दर्पण के सामने लाते हैं और वस्तु को हम क्या करते हैं, आगे पीछे करके देखते हैं, आगे पीछे वस्तु को करते हैं या फिर दर्पण के ही तरफ लाते हैं। तो जब हम वस्तु को दर्पण की तरफ लाते हैं तो देखते हैं कि इसका प्रतिबिंब जो है कभी छोटा बन रहा है तो कभी बड़ा बन रहा है, कभी छोटा बनता है तो कभी बड़ा बनता है, ठीक है। और कभी सीधा बनता है तो कभी उल्टा बन रहा है। तो अगर ऐसा कंडीशन हो, अगर इस तरह की बात हो, ठीक है, तो वैसे स्थिति में हम क्या कह देंगे कि आपका कौन सा दर्पण है, आपका अवतल दर्पण है, ठीक है। तो हम दर्पण के सामने क्या करते हैं, वस्तु को लाते हैं और वस्तु को दर्पण के सामने, दर्पण के नजदीक लाने पर अगर इसका प्रतिबिंब कभी छोटा बनता है तो कभी बड़ा बनता है, कभी सीधा बनता है तो कभी उल्टा बनता है। मतलब ये गिरगिट की तरह क्या कर रहा है भाई, अपना रंग बदल रहा है, ठीक है। तो ये जो गिरगिट की तरह रंग बदल रहा है तो ऐसे दर्पण को हम क्या कह देंगे, अवतल दर्पण कहेंगे। अच्छा, इस अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ पे किया जाता है, अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ पे है ना, ये क्या करता है, वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा भी बनाता है और सीधा भी कभी कभी बना देता है। तो सेलुलर में जो है इस दर्पण का उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा इसका उपयोग जो है सौर कुकर के रूप में भी किया जाता है, जिसके द्वारा खाना बनाया जाता है। इसको धूप में रख दिया जाता है और खाना पकता है तो उसका अपना कंडीशन होता है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। अच्छा, अब हम नेक्स्ट दर्पण के सामने लाने वाले हैं वस्तु को, और अब हम क्या करते हैं, अगला दर्पण के सामने हम वस्तु को ले जाते हैं और हम देखते हैं कि जब वस्तु को हम क्या कर रहे हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ाते जा रहे हैं तो प्रत्येक स्थिति में हम देखते हैं कि इसका प्रतिबिंब जो है, वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से कैसा है, इसका प्रतिबिंब दर्पण से छोटा, इसका प्रतिबिंब जो है, वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से छोटा ही बन रहा है, वस्तु से छोटा ही इसका प्रतिबिंब बन रहा है। इसका प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, वस्तु से छोटा ही बन रहा है, ठीक है ना। तो इस दर्पण को हम क्या कह देंगे, उत्तल दर्पण कहेंगे और सीधा बनता है, ठीक है। वस्तु को हम क्या कर रहे हैं, नजदीक ला रहे हैं और नजदीक लाने पे क्या हो रहा है, नजदीक लाते जा रहे हैं और हम प्रत्येक स्थिति में देखते जा रहे हैं कि इसका प्रतिबिंब जो है इससे छोटा और सीधा ही बन रहा है, कभी भी उल्टा बनता नहीं है। तो उस दर्पण को हम क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण कहेंगे, ठीक है। कंप्लीट है और बहुत ही आसान टॉपिक था ना। तो चलिए अपना पढ़ाई करते रहें, ठीक है, मेहनत करते रहें। मेरे तरफ से आप सभी को बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत सारा प्यार। चलिए, गुड बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक। और अपना पूरा मेहनत करें, ठीक है, और अपना पूरा का पूरा योगदान दें और इस बार क्या करना है, ला के रख देना है। चलिए, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक।